हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी। मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें हमने कल इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम, न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में जान लिया था। ठीक है, तो आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? ठीक है, तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे। The rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body। यानी कि जो लीनियर मोमेंटम की रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटर्नल फोर्स के, जो कि किसी बॉडी पर लगता है। यानी सिंपल सी भाषा में अगर बात करें, एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और जो भी उसमें चेंजेस आ रहा है तो वो हमेशा चेंजेस किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और तो इसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। क्या है? ये हो गया चेंज इन मोमेंटम और नीचे है अपना कुछ चेंज इन टाइम। अब यहाँ P की वैल्यू होती है mv। तो इस तरीके से हम पूरा ड्राइव करेंगे इसको, तो यहाँ से हमें F की वैल्यू निकल के आती है, यानी हमें फोर्स का फॉर्मूला मिल जाता है जो कि होता है F इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, वो हमें फोर्स की डेफिनेशन दे देता है, फोर्स का फार्मूला दे देता है। फोर्स का फार्मूला हमें न्यूटन सेकंड लॉ से मिल जाता है। ये था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्स की, कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो देखो ज़रा, फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल्स विच नंबर फर्स्ट produces or tries to produce motion in a body at rest. Okay, number second stops or tries to stop a moving body. Okay, changes or tries to change the direction of motion of the body. Okay, इसमें 3 पॉइंट को बताया गया है। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल इफेक्ट है कि पुश और पुल फॉर्म का, यानी कि खींचने वाला और धक्का देने वाला। ठीक है, अब इसमें 3 कंडीशन, 3 केस में क्या बताया गया है? ये ऐसा कोशिश करता है या फिर ऐसा प्रोड्यूस कर देता है या प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाए। ठीक है, और अगर ये स्टॉप किसी चीज़ को रोकता है या फिर रोकने की कोशिश करता है, अगर कोई बॉडी आपकी मूविंग है तो उसे रोकने की कोशिश करता है। हाँ, और किसी भी बॉडी की कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन भी ये चेंज करने की कोशिश करता है। ये इसके 3 पॉइंट हैं। क्या फोर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि हम कोई भी हमने एक ब्लॉक रखा है और हमने उस पर एक अपना उसे पुश किया तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी कि उसने अपनी एक जगह से दूसरी जगह मुड़ गया या फिर खिसक गया, तो हम बोल देंगे कि हमारे द्वारा उस ब्लॉक पर कोई ना कोई फोर्स लगाया गया है। ओके, अब जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है mL/T-2। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो होती है, इसकी एब्सोल्यूट यूनिट होती है न्यूटन, ऐसा यूनिट, और डाइन और CGS होती है इसकी डाइन। ठीक है, CGS यूनिट होती है डाइन, और इसकी जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वो होती है किलोग्राम फोर्स। ठीक है, जिसे हम MKS भी बोलते हैं। MKS यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स, और CGS में होती है ग्राम फोर्स। तो इसकी ये हमने 4 यूनिट पढ़ी हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ चारों यूनिट को, कि ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन होती है, CGS यूनिट डाइन होती है, अब ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करें तो MKS में किलोग्राम फोर्स होती है इसकी यूनिट, और CGS में ग्राम फोर्स होती है इसकी यूनिट। ठीक है, अब ये है जो F इक्वल टू ma फार्मूला इज़ वैलिड ओनली इफ फोर्स इज चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन एंड द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट एंड फाइनाइट। यानी कि अगर ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है, तभी जैसे हमने किसी की बॉडी पर फोर्स लगाया तो उसकी डायरेक्शन में तो चेंज आ रहा है, अगर रेस्ट में है तो मोशन में पहुंच रही है, मोशन में तो रेस्ट में हो रही है, लेकिन उसका जो मास है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए बॉडी का, वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, इफ़ m इज़ नॉट कांस्टेंट, जब हमारा m कांस्टेंट नहीं होता तो इस केस में हम उसका डिफरेंशियल कर देते हैं और ये फार्मूला नज़र आ जाता है F इक्वल टू डी अपॉन डी टी mb, और m बाहर ले लिया dv अपॉन डी टी प्लस v dm अपॉन डी टी, इस तरीके से। हाँ, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी है आपकी यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसमें हमें कोई भी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में हमारा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है, तो देन हमारा फोर्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप मूव करती रहेगी।
When force is written without direction, then positive force means repulsive, while negative force means attractive. जब आपका इसमें ये बताया गया है कि जो पॉजिटिव फोर्स है उसे हम रिपल्सिव कहते हैं और जो नेगेटिव फोर्स है उसे हम एक तरीके से अट्रैक्टिव मतलब होता है उसका, हाँ, जब हम विदाउट डायरेक्शन फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं तब. आउट ऑफ सो मैनी फोर्सेज न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट. यानी हमने बहुत सारे फोर्स के टाइप्स होते हैं जिसमें से आप लोगों ने शायद सुना भी होगा जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो भी एक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी आप लोग जानते होंगे. तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीकेस्ट होता है. ठीक है, अब कुछ और भी इसमें फोर्स के बारे में बताया गया है तो ज़रा फोर्स को हम कवर अप करते हैं. उसके बाद आता है हमारा सेंट्रल फोर्स. If a position dependent force is always directed towards or away from a fixed point, it is said to be a central, otherwise non-central. यानी कि सिंपल सी बात है, अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है और उसके सेंटर पॉइंट पर, उसका जो ऑब्जेक्ट का सेंटर है उस पॉइंट पर अगर हमारा एक फोर्स लग रहा है या फिर ऐसी जगह पर फोर्स लग रहा है, एक पॉइंट फिक्स पर फोर्स लग रहा है, फिक्स्ड पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, तो हम उसे सेंट्रल फोर्स कह सकते हैं, अदरवाइज वो नॉन सेंट्रल फोर्स होगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. यानी कंजर्वेटिव जिसको हम फोर्स को कंजर्व कर सकें, नॉन कंजर्वेटिव जिसको हम कंजर्व नहीं कर सकें. इफ़ अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स द वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज ज़ीरो और द वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, द फोर्स इज टू बी कंजर्वेटिव, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव. तो जैसा कि हमने बताया था तो इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं कंजर्वेटिव फोर्स के. ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इलास्टिक फोर्स हो गया. ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कुछ दिए हैं, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, ये सारी चीज़ें. हाँ, इसमें बहुत सारे और भी दिए हैं. कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में वो कॉमन फोर्सेज कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे, तो वेट है आपका, रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स है, टेंशन है और स्प्रिंग फोर्स है. इन सब की डेफिनेशन लिखी हुई है. वेट यानी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट इट, W = mg. यानी कि हम वेट को इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा फोर्स जिसके साथ अपना अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है अर्थ. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है W = mg. ये भी आपका एक तरीके से फोर्स के ही है क्योंकि फोर्स के टाइप्स हैं मैकेनिक्स में. हाँ, रिएक्शन नॉर्मल फोर्स. व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ रिजिड सरफेस, जब हम किसी बॉडी को रिजिड सरफेस में प्लेस करते हैं, द बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विच इज़ परपेंडिकुलर. तो एक बॉडी जो है वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है जो कि परपेंडिकुलर होता है कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट से. ठीक है, इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं. टेंशन भी एक फोर्स होता है. फोर्स एक्सर्टेड बाय द एंड ऑफ टॉट स्प्रिंग. यानी कि एक टॉट स्प्रिंग के एक कोने से जो फोर्स लगता है उसे टेंशन कहते हैं. लोगों ने शायद देखा होगा चेन वगैरह में. स्प्रिंग फोर्स. अब स्प्रिंग में भी आप एक तरीके से ऐसे उसकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है और वापस अपनी पोजीशन गेन कर लेती है, तो उसको हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं. तो इस तरीके से ये फोर्स हैं कुछ जो कि हमें मैकेनिक्स में देखने को मिलते हैं. तो ये हमारे फोर्स के कुछ टाइप थे. आज हमने फोर्स के बारे में जाना. तो आज के लिए धन्यवाद.